राहुल नाम के लोगों से हमारी थोड़ी सहानुभूति भी रहती है अलग अलग आज भी स्पेक्ट्रम अगर में। मैं इस टीम सिलेक्शन को देखता हूँ, 15 के सिलेक्शन को, और जब जो 11 खेले उस सिलेक्शन को भी जब देखता हूँ, तो मुझे एक डिफेंसिवनेस दिखाई देती है। पूरे के पूरे अप्रोच में बहुत ही ये जो डिफेंसिव। मानना, ये जो मैं तो इसको कमजोरी कहूंगा कोचेस की, कि आप जनता को खुश करने के लिए कर रहे हैं, ना कि मैच जीतने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि 2-3 दिन से सोच रहे थे कि क्रिकेट से जुड़ी हुई इतनी अच्छी टेस्ट हुई जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, और हर एक टेस्ट मैच पहले बहुत दिनों बाद ऐसा देखने को मिला, हर एक टेस्ट मैच 5वें दिन तक गया और दोनों ही टीमों ने बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली। यहाँ पर इस बात को हाईलाइट करने के लिए कि इंडियन टीम के परफॉर्मेंस कैसा रहा और किस तरीके के परफॉर्मेंस को कि हम आगे चल के उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये पहली सीरीज थी जब विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने टेस्ट क्रिकेट से जब से संन्यास लिया, और माफ कीजिएगा, रविचंद्रन अश्विन, उसके बाद की ये पहली सीरीज कही जाएगी। और इसके बाद क्या इंडियन टीम आगे बढ़ पाएगी, आगे किस तरीके से परफॉर्म कर पाएगी, इस पे बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे। इनफैक्ट हम लोगों ने भी, हमारे मन में भी एक डाउट था कि किस तरीके के रिजल्ट्स हो सकते हैं। कई लोगों ने 3-1, कई लोगों ने 5-0, 4-0 इस तरीके की बात की थी, लेकिन 2-2 की बहुत कम लोगों ने उम्मीद की थी, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं भारत के नजरिए से। इसी पर हमारे साथी अमित ने बहुत ही अच्छी एक एनालिसिस की है कि इस पूरे एपिसोड को लेके कि कौन से बॉलर कैसे, किस तरीके का टीम का परफॉर्मेंस रहा, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वागत है अमित आपका सटीक नेटवर्क में फिर से। धन्यवाद। तो बहुत दिनों बाद अमित हमारे साथ जुड़े हैं, काफी इस समय बिजी चल रहे हैं, बट हम जरूर जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आप, मैं सबसे पहले हाईलाइट जानना चाहूंगा कि इस पूरी टेस्ट सीरीज की जो हाईलाइट है और इस पूरी टीम के परफॉर्मेंस को, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और एग्रेशन, जो भी एक ट्रेड होते हैं, विनिंग, नॉट गिविंग अप एटीट्यूड, इन सब के विषय में आज हम बात करना चाहेंगे। इसके बारे में सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी क्या एनालिसिस इसमें। आई थिंक 3 बातें हैं इसमें अतुल, और तीनों पे अपने आप में एक एपिसोड बन सकता है, बट मैं समराइज करता हूँ। सबसे पहले तो ये दोनों टीमें फ्लॉड टीमें थी, मतलब इनकी कुछ कमियां थी, कुछ स्ट्रेंथ थी, कुछ वीकनेस थी। इंग्लैंड अगर देखें तो जब से एंडरसन और ब्रॉड रिटायर हुए हैं, उनके रिप्लेसमेंट बॉलर्स स्पेशली इंग्लिश कंडीशन में वो उनको मिले नहीं। नए नए कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, उन्होंने टंग ट्राई किया, कार्स को ट्राई किया, एटकिंसन, ओवरटन, जोफ्राय बीच में 2 मैचों के लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई किए उन्होंने। उनकी बॉलिंग लाइनअप सेटल्ड नहीं है अभी, स्पेशली इंग्लिश कंडीशन के लिए नए हैं, और वो भी अपना कॉम्बिनेशन फिगर आउट कर रहे हैं। इंडियन टीम से आपने कहा कि वो अभी अभी काफी चेंजेस से गुजरी है। हम बैटर्स की बात करते हैं हमेशा कि रोहित, कोहली, पुजारा, रहाणे अब नहीं है, लेकिन बॉलिंग में बहुत बड़ा चेंज आया है इंडिया में। शामी अब जिस तरीके का नया मैनेजमेंट सोच रहा है, मुझे पता नहीं शामी वापस आएंगे कि नहीं। उमेश और ईशान रिटायर हो चुके हैं, अश्विन रिटायर हो चुके हैं, तो बॉलिंग ग्रुप इंडिया का भी काफी सिग्निफिकेंट चेंज हुआ। तो दोनों साइड फ्लॉड साइड्स थी, जिसकी वजह से मुकाबला काफी कांटे का हुआ। कई बार होता है, 2 बहुत स्ट्रॉन्ग टीम होती है तो भी अच्छा मुकाबला होती है, लेकिन 2 फ्लॉड टीमें होती है तो भी अच्छा मुकाबला होता है। तो मुझे लगता है ये सेकंड वाला केस था। दूसरा जो आपने कहा, बैटिंग, इंडिया की बैटिंग बिल्कुल इनएक्सपीरियंस है, बिल्कुल सही बात है कि आई थिंक अदर देन केएल राहुल किसी ने ज्यादा इंग्लैंड में क्रिकेट नहीं खेला है। शुभमन गिल एक सीरीज में गए थे, बट उसके अलावा ये बैटिंग लाइनअप बिल्कुल नई थी। लेकिन इंडिया के साथ मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया हमेशा क्वालिटी टेस्ट बैटर प्रोड्यूस करता आ रहा है और करता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि वो गावस्कर के जमाने से सुन रहे, गावस्कर जाएगा तो क्या होगा, फिर तेंदुलकर जाएगा, कोहली जाएगा, द्रविड़ जाएगा, इंडियन बैटिंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया बैटिंग अगर अच्छी कंडीशंस मिलेंगी तो इंडियन बैटिंग हमेशा स्ट्रांग रहेगी, और वो इस सीरीज में दिखाया गया कि शुभमन गिल वाइल्ड फ्लैट कंडीशन थी बट 750 रन किए, व्हिच इज मोर देन 200 रन्स देन द सेकंड बेस्ट वन। सो इंडियन बैटिंग हमेशा स्ट्रांग रहेगी। ये दूसरा हमारा की टेक अवे था।
तीसरा हमारा की टेक अवे ये था कि जो हम हमेशा बात करते रहते हैं, लोगों का भ्रम है कि टेस्ट क्रिकेट इज अ बैटर्स गेम। एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट इज अ बॉलर्स गेम। 2 बॉलिंग साइड के बीच ये मैच होता है। उनका बॉलिंग अटैक वर्सेस हमारा बॉलिंग अटैक। मुझे ऐसा लगा कि जब तक बेन स्टोक्स थे, तो बेन स्टोक्स की वजह से इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक ज्यादा बेटर हो गया था, बिकॉज वो पांचवें बॉलर है। हमारे पांचवें बॉलर सुंदर या जडेजा थे, जो कि इतने इफेक्टिव नहीं इन कंडीशन पे। इंडियन कंडीशन में इफेक्टिव, इंग्लिश कंडीशन में होते नहीं। उधर बेन स्टोक्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहे। पांचवें मैच में जैसे ही उन्होंने नहीं खेला वो, और हमारा वोक्स की इंजरी वाज अ बिग ब्लेसिंग फॉर अस। तो पहले मुझे लगता है पहले 3 टेस्ट मैच में इंडिया की किस्मत थोड़ी खराब थी, कैचेस भी छूटे, एम्पायर डिसीजन भी थोड़े इंडिया के पक्ष में उतने नहीं रहे, और मतलब बीट हो रहे थे बैटर, बट एज नहीं लग रहा था इंग्लैंड का। लेकिन पांचवें में हमारा लक बहुत साथ दिया। वोक्स की इंजरी वाज अ बिग ब्लेसिंग, क्योंकि उन्होंने मेन अपना बॉलर खो दिया, और उसके बाद हमेशा वो हैंडीकैप थे। तो ये तीसरा था। लेकिन जस्ट एक इमोशनल उसमें कि मोहम्मद सिराज पिछले 4 सालों से हम देख रहे हैं। लोग उनके हार्ट की बात करते हैं, डिसिप्लिन की बात करते हैं, बट ही इज अ वेरी स्किलफुल बॉलर। उनकी स्किल्स की बात करनी चाहिए, और आज हम 1 मिनट 2 मिनट करेंगे प्रोग्राम में आगे। ही इज अ वेरी वेरी स्किलफुल बॉलर, एंड मेनी पीपल डोंट, ही हैज ऑल द स्किल्स। चाहे वो वॉबल हो, चाहे सीम हो, चाहे वो स्विंग कराते हैं, बाउंस हो, स्लोअर, कटर, यॉर्कर, वो उसके पास सारे एसेट्स हैं जो एक फास्ट बॉलर को ग्रेट बनाते हैं। तो हम हार्ट की जगह उनकी स्किल्स की बात करें, ही इज फिट, ही इज वेरी वेरी पग्नेशियस, रेडी टू फाइट, बट इज आल्सो वेरी स्किलफुल बॉलर। तो बेसिकली जो इस तरीके से मैं समझना चाहूंगा कि पहले टेस्ट से लेके 5वें टेस्ट तक की जो कहानी रही वो एक अलग टाइप की कहानी रही। पहले टेस्ट मैच में हम जो है तो हमारी टेल जो है तो पूरी तरीके से ढह गई। करीब 40, मेरे ख्याल से 40-50 रन में सारे 6 या 7 विकेट हमने खो दिए थे। दूसरा टेस्ट मैच जो था वो भी काफी इस तरीके का था। फिर उसके बाद बुमराह ने तीसरे टेस्ट मैच में जो है तो रेस्ट ले लिया। फिर चौथा टेस्ट मैच, फिर 5वां, इस तरीके से काफी अप्स एंड डाउन्स वाली सीरीज रही। और जिस तरीके का प्रेशर जो है तो बुमराह के ऊपर आ रहा है, कंसीडरिंग बुमराह बीइंग अवर लीड बॉलर, बुमराह के ऊपर जिस तरीके का प्रेशर आ रहा है, और सबसे पहले मतलब बाकी सब चीजों से पहले ये जो टीम सिलेक्शन जो हुआ था, जो कि इंग्लैंड ट्रैवल किया था, इस पे हमने बात नहीं करी। लेकिन जब मैं इस टीम सिलेक्शन को आज भी देखता हूं, भले सीरीज का रिजल्ट 2-2 है, लेकिन आज भी अगर मैं इस टीम सिलेक्शन को देखता हूं, 15 के सिलेक्शन को, और जब जो 11 खेले उस सिलेक्शन को भी जब देखता हूं, तो मुझे एक डिफेंसिवनेस दिखाई देती है। पूरे के पूरे अप्रोच में बहुत ही डिफेंसिव लूंगा इसमें। एक टेके के 5वें टेस्ट में 2 स्पिनर्स जस्ट बिकॉज आपने इसलिए खिलाया क्योंकि उससे एक टेस्ट मैच पहले दोनों ने एक सेंचुरी लगा रखी थी। इस लास्ट टेस्ट मैच में दोनों स्पिनर्स ने मिलकर के मुश्किल से 5 या 6 ओवर डाले हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10 होगा, मैक्सिमम 10 ओवर। आपके स्पिनर्स अगर 10 ओवर डाल रहे हैं, तो अगर आपने एक पेस बॉलर खिलाया होता, भले ही वहां पे शार्दुल ठाकुर हो सकते थे, कोई भी हो सकता, शार्दुल ठाकुर कैन बैट, वी नो दैट, राइट। तो मुझे लगता है कि वो भी सिलेक्शन जो आपके पास अवेलेबल लॉट था उसको भी यूज नहीं किया, जस्ट बिकॉज क्योंकि दोनों ने सेंचुरी मार रखी थी, इसका एक प्रेशर दिखाई दिया। आई थिंक इसमें सबसे पहले तो जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि गौतम गंभीर एक डिफेंसिव कोच है, एंड इंडिया में बाय द वे बहुत कम ऐसे एग्रेसिव कोच आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेग चैपल थे, जिनको ये था कि 20 विकेट लेने की योजना बनानी है। 20 विकेट लेने हैं, अब कौन से बॉलर्स हैं गिवन कंडीशन में कि 20 विकेट लेंगे। तो ग्रेग चैपल ने सोचा द्रविड़ के साथ, फिर आई थिंक शास्त्री ने सोचा कोहली के साथ, और फिर द्रविड़, क्योंकि वो कैप्टन भी वैसे ही थे कि 20 विकेट लेना उनकी प्रायोरिटी थी, तो कोच भी वैसे ही थे। इस कॉम्बिनेशन के अलावा इंडिया में आज तक किसी भी कैप्टन कोच डुओ ने 20 विकेट लेने का सोचा नहीं है, एंड ऐसा नहीं, इनको पता नहीं है, इनको पता है। लेकिन ये डिफेंसिव इसलिए खेलते हैं क्योंकि इंडिया में अगर आपकी टीम 100 रन पे आउट हो गई और दूसरे वाले को आपने 150 में आउट कर लिया, तो आप क्रिटिसाइज होगे। लेकिन अगर सामने वाले ने 600 बना लिया और आपने 400 बना लिया, तो कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। तो ये जो मानना, ये जो मैं तो इसको कमजोरी कहूंगा कोचेस की, कि आप जनता को खुश करने के लिए कर रहे हैं, ना कि मैच जीतने के लिए। तो ये हमेशा से रहा, और गंभीर बहुत ही क्लियर था। जैसे ही वो न्यूजीलैंड की सीरीज हारे, उन्होंने दिखा दिया कि मैं 4 बॉलर्स के ऊपर नहीं खिलाऊंगा, और ये अब वो 4 भी कम होता जा रहा है, वो 4 का 3 होता जा रहा है। तो गंभीर, तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि हमने क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया में हमारी टीम उतनी स्ट्रांग नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रांग टीम थी, बिकॉज उनके 4 जो बॉलर है वो ऑल टाइम
रेट से। हम वो सीरीज फिर भी हार जाते, 3-1 से हारे हैं, मे बी 3-2 से हार जाते, मे बी 4-1 से हार जाते। ये वाली सीरीज इंडिया जीत सकता था क्योंकि इंग्लैंड में काफी कमियां हैं। इंग्लैंड एक तरीके का खेल खेलता है कि फ्लैट विकेट पर, जो आपने कहा कंडीशन के हिसाब से खिलाते, तो ये सीरीज इंडिया एक्चुअली जीत सकता था। क्योंकि जैसे पांच पांच आपने वो लॉर्ड्स वाले टेस्ट की बात की, लॉर्ड्स वाले टेस्ट में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा दर्शकों को अपने कि एक समय पर इंडिया ने 3-350 रन उस मैच में बनाए थे। एक समय इंग्लैंड 270 रन पे 7 विकेट हो गए थे इंग्लैंड के। बुमराह ने 3 विकेट जल्दी लिए थे। उसके बाद क्योंकि सिराज भी थक चुके थे, बुमराह भी थक चुके थे और हमारे तीसरे बॉलर भी थक चुके थे, तो हमको फिर पार्ट टाइमर से रेडी वेडी से करानी पड़ी बॉल, जो भी मतलब 5-6 बॉलर थे, और वो उन्होंने रन 370-380 बना लिए। वो पिच ऐसी नहीं थी कि हम उसमें 192 चेज कर पाए। अगर वहीं पे हम उनको ढेर कर देते 300 रन पे, हमारे पास एक एक्स्ट्रा बॉलर होता और ढेर कर देते, तो हम वो 100 रन चेज कर रहे होते। फिर उसी मैच में एक और हुआ कि इंग्लैंड के पास क्योंकि 5 प्रॉपर बॉलर थे, उन्होंने हमारे जब नई बॉल से काफी चीजें हुई हैं इस सीरीज में, लॉर्ड्स में स्पेशली उन्होंने हमको 30 ओवर में 7 विकेट हमारे लिए, हम सिर्फ 4 विकेट ले पाए क्योंकि पहली इनिंग्स के बाद बुमराह सिराज सारे थक चुके थे। ठीक है, वो तो लकी था कि वो वाशिंगटन सुंदर ने ग्रिप लिया और अच्छा वो चल गया, उनका 3-4 विकेट निकाल लिया, अदरवाइज वो चेस 300 का होता, जो बिल्कुल ही चेस नहीं कर पाते। तो ये जो डिफेंसिव सिलेक्शन की वजह से होता है कि हमारे मेन बॉलर्स थक जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा 100-150 रन बन जाते हैं, करते हो आप। तो वो 150 रन वर्सेस 30-40 रन का ट्रेड ऑफ होता है, जो गंभीर रेडी नहीं है। गंभीर का सिंपल है कि डिफेंसिव रहेंगे, सेफ्टी फर्स्ट, तो उससे ये दिखेगा कि हाँ यार हमारे बैटर ने 400 बना दिए, ये नहीं दिखेगा कि 600 बनवा दिए। बिल्कुल सही बात। एक और चीज मुझे पूरे के पूरे केस में ऐसी लगी कि जब आप 5 बॉलर, जब मैं इस पूरे केस में ना एक बॉलर को याद करता हूं, इंडिया में बहुत कम होती है उनके बारे में बात, और शायद हम ऑफ द रिकॉर्ड कई बार इस बारे में बात भी करते हैं। ईशांत शर्मा। इंडिया में जितनी ईशांत शर्मा को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी एज अ बॉलर, उतनी हम देते नहीं हैं, क्रिकेट फैटर्निटी में भी नहीं देते हैं, जबकि उन्होंने 300 विकेट ले रखे हैं। ठीक है, पहली बात तो 3 टेस्ट मैचेस में। उसके बाद उनके जैसा वर्कहॉर्स, मतलब हर मैच में 15-15, 20-20, 30-30 ओवर डालने की जो क्षमता थी, 8-8, 9-9 ओवर का एक स्पेल डालने की और रन नहीं देने की, कंसिस्टेंट लाइन लेंथ अपनी फील्ड के हिसाब से बॉलिंग करने की, इंडिया को एक ऐसा बॉलर चाहिए जो वर्कहॉर्स हो, 130 से 135 की स्पीड में फेंके, लेकिन लाइन मेंटेन करके रखे। वो प्रेशर जो है ना, वो नहीं छूटने दे जब आपके मेन बॉलर हटते हैं। जो बेसिकली मेन, तो ईशांत शर्मा भी मेन बॉलर थे, ऐसा उनके साथ मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन ईशांत शर्मा जैसा एक वर्कहॉर्स चाहिए हमें, जैसे जैसन गिलेस्पी हुआ करते थे मैकग्राथ के समय पे। मैकग्राथ खुद भी लंबे लंबे स्पेल डाल लेते थे, बट जैसन गिलेस्पी की एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी कि ही यूज्ड टू बॉल 7-8 ओवर्स लगातार, 9 ओवर के आसपास के स्पेल डाल देते थे। आपका क्या सोचना है इस विषय में? बिल्कुल, तो ये इसलिए बॉलिंग यूनिट बोला जाता है, क्योंकि कोई एक बॉलर सारी चीजें नहीं कर सकता। आपको एक ऐसी यूनिट बनानी होती है जिसमें सारे जो पीसेस होते हैं ना, ये प्लग्स हैं, कि ये वाला, जैसे आपने कहा कि एक ऐसा होना चाहिए जो एक एंड टाइट करके रखे और लंबे स्पिन डाल सके, एक ऐसा चाहिए कि रिवर्स स्विंग करा सके, एक ऐसा सीम करा सके, एक ऐसा जो बाउंसर फेंक सके। तो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग यूनिट चाहिए होती। 7-8 बॉलर, फास्ट बॉलर्स की हम बात करें, स्पिन की नहीं, वो एक यूनिट चाहिए होती जो सारे कहते हैं ना कि अलग अलग चीजों को कवर करे। अब फिर एक कंडीशन आई, कंडीशन जैसे जैसे आपकी एज वेस्टर्न की आई, जहाँ पे लो हो रही थी बॉल, लो एंड स्किड कर रही थी, जहाँ पे आकाशदीप जैसे बॉलर काफी इफेक्टिव होते हैं। फिर लास्ट टेस्ट मैच में बाउंस भी था और सीम भी था, तो प्रसिद्ध कृष्णा टाइप के बॉलर इफेक्टिव हो सकते हैं। तो उसमें फिर आपको चूज करना पड़ता है। अभी हमारी जो, क्योंकि भरत अरुण जब कोच हुआ करते थे, शास्त्री भरत अरुण बॉलिंग कोच हुआ करते थे, ये सारी चीजें मुझे लगता है ध्यान देते थे और अलग अलग बॉलर्स को लेके आते थे और उनको प्लान दिखाते थे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो प्लान डिफेंसिव है, क्योंकि तो पहले ये देखा जाता है कि रन कैसे बनाए जाए, एंड फिर बाद में अब बचा, अब क्या कर सकते हैं उसमें, हमने 400 रन बनाने या 300 बनाने, अब उसके बाद किसको चुन सकते हैं। तो इसीलिए बुमराह को आपको वर्कहॉर्स बनाना पड़ा ऑस्ट्रेलिया में, जिससे उनकी बैक चली गई। सिराज भी वर्कहॉर्स नहीं है भाई, सिराज भी बहुत ही स्किलफुल बॉलर है, वो भी एग्रेसर और इम्पेटस वाले बॉलर है। प्रसिद्ध कृष्णा भी आपके वही है, एंड जो अपने आकाशदीप है, उनका भी वो स्टाइल नहीं है। वो आप थोड़ा शामी का एक लेसर लेवल है, वो उसी स्टाइल ऑफ बॉलिंग के हैं, जहां पे वो एक्यूरेट डालते हैं, सीम कराते हैं बॉल को,
बट शामी ऑब्वियसली कंट्रास्ट स्विंग बहुत अच्छी थी, शामी ज्यादा स्किलफुल बॉलर है, बट आकाश जी थोड़ा उसका लोअर वर्जन है। अभी हमारे पास प्रॉपर वर्कहॉर्स नहीं है, तो दैट्स वेयर एक ऐसा बॉलर आपको चाहिए जो कंसिस्टेंटली 135 फेंक सके, फिटनेस हो, लॉन्ग स्पेल चाहिए, उस टाइप के बॉलर आपको तैयार करने पड़ेंगे। सेकंड, आपको अलग अलग टाइप, जैसे अभी क्या है कि हिट द टाइप बॉलर हमारे पास प्रसिद्ध कृष्णा है, उसका बैकअप हर्षित राणा है। हर्षित राणा उतने एक्यूरेट नहीं है, प्रसिद्ध भी एक्यूरेट नहीं है, बट प्रसिद्ध थोड़े ज्यादा एक्यूरेट है हर्षित से, प्लस अपना पेस मेंटेन करते हैं डिफरेंट स्पेल्स में। हर्षित पहले स्पेल के बाद दूसरे स्पेल में 130 में आ जाते हैं। तो इन लोगों के साथ काम करने की जरूरत है, ताकि ये जो अपनी स्ट्रेंथ है इसको डबल डाउन कर सके और वीकनेस पे काम कर सके। हर किसी को 360 डिग्री बॉलर बनेंगे, हर किसी को बुमराह नहीं बन सकता, वो एक इकलौता ही है बुमराह जिसके पास सारी स्किल्स है। लेकिन ये सम पार्ट जो मैं कहता हूँ कि अपनी स्किल्स पे काम करें ताकि बेटर हो, जो वीकनेस है उसको थोड़ा कम करें। अरे एग्जांपल ले लेना, बैटिंग से ही एग्जांपल ले लेते हैं। सहवाग का काम था, जब तक वीरेंद्र सहवाग ओपन करते थे इंडिया के लिए, तो सहवाग का काम था कि वो इम्पैक्ट इनिंग खेलते थे। एक सेशन में अगर सहवाग खड़े रह गए तो 100 रन से ऊपर 120 रन 130 रन बन जाते थे भारत के लिए। वहीं अगर राहुल द्रविड़ का रोल देखा जाए तो उनका काम था पूरी टीम में, कि राहुल द्रविड़ का काम था कि पूरे दिन क्रिकेट खेलना। सचिन तेंदुलकर वॉज इन बिटवीन सहवाग एंड राहुल द्रविड़, ठीक है, वो लंबा भी खेल सकते थे और तेज भी खेल सकते थे। तो बेसिकली नो, हर एक बंदा जो है तो सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता है, राइट, लंबा भी खेल ले और उतना ही स्किलफुल हो। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बॉलिंग में भी इसी तरीके की यूनिट है। एक आदमी के बाउंसर्स बहुत अच्छे होते हैं, तीखे होते हैं, एक आदमी की यॉर्कर अच्छी है, स्लोअर अच्छी है, किसी की सीम अच्छी है, जैसे समी की हुआ करती थी, हुआ करती है। हम होपफुल है कि और आगे वो खेलेंगे। लेकिन अब चलते हैं आपके उस एनालिसिस की तरफ, सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, जो आपने एनालिसिस पूरी की पूरी इसमें की है, उस डेटा की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो बेसिकली इस पूरे डिस्कशन का कोर है। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो 2-3 बातें बिफोर मैं उसको एड्रेस करूँ। इंडिया एक बैटिंग कंट्री है, तो हम हर चीज़ बैटिंग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आपका जो सबसे बड़ा यूनिट होता है वो 20 विकेट होता है, क्योंकि वो फाइनाइट है। बाकी चीज़ें इनफाइनाइट है, रन्स इनफाइनाइट है, क्योंकि 5 डेज में होता है, तो ओवर्स भी मतलब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इनफाइनाइट है। लेकिन विकेट ऐसी चीज़ है जो टैंजिबल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक है, और विकेट लेता है बॉलर। तो आई थिंक इंडिया एज ए कंट्री को हमें सोचना है, जो आपने कहा कि बैटर कोई एक्यूमुलेटर होता है, कोई अटैकर होता है, कोई ग्राफ्टर होता है, ये इंडिया में एस्टैब्लिश्ड है, ये हमको सबको पता है और हम सब समझ जाते हैं इमीडिएटली। हम सब सहवाग से एक्सपेक्ट नहीं करते कि पूरा सेशन लॉक करेगा, लेकिन बॉलर के साथ ऐसा नहीं। बॉलर के साथ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रसिद्ध कृष्णा विकेट भी ले और मतलब वो एक रन भी नहीं दे। अब मुझे नहीं पता कैसे होगा, ग्रास रूट लेवल पे ज्यादा फास्ट बॉलर प्रोड्यूस होंगे तो अवेयरनेस बढ़ेगी, कुछ स्टार कल्चर जैसे बैटर्स में, बॉलर्स में, मुझे नहीं पता कैसे होगा, बट ये इंपॉर्टेंट है फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। दूसरी चीज ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि टेस्ट क्रिकेट बहुत सिंपल गेम है एक्चुअली। टेस्ट क्रिकेट जैसे वनडे और टी20 में बहुत सारे तिकड़म बनाने पड़ते हैं आपको, टेस्ट क्रिकेट बहुत सिंपल गेम है कि आप एक कंडीशन देखिए, टर्निंग ट्रैक है, बाउंसिंग ट्रैक है, स्विंगिंग सीम, देखिए कंडीशन, उसके हिसाब से आप पहले तो 5 बॉलर चुनिए जो आपको 20 विकेट दिला सके, एंड उसके बाद फिर आप बाकी टीम सेट करिए। अदर वे अराउंड नहीं हो सकता है कि पहले आप बैटर चुनिए, कीपर चुनिए और फिर जो बचे तो उसमें आप बॉलर चुनिए। हमारे यहाँ तीसरा, उल्टा होता है एक्चुअली, हम पहले बैटिंग चुन लेते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा अब बॉलर कौन कौन से हैं। तीसरा आपको फास्ट बॉलर्स को ग्रूम करना पड़ता है। फास्ट बॉलर कोई पेड़ में नहीं लगते, ये सबसे डिफिकल्ट स्किल है। आपने भी अपने अपने जमाने में फास्ट बॉलिंग की है, तो सबसे डिफिकल्ट स्किल है क्रिकेट की। बैटिंग नहीं है, स्पिन बॉलिंग नहीं है, कुछ भी। फास्ट बॉलिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्किल इन क्रिकेट, इट्स एक्चुअल स्पोर्ट। बाकी सब नहीं है स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स है। बिकॉज जब आप 90 माइल एन आवर फेंकते हो ना कंसिस्टेंटली, सेकंड थर्ड फोर्थ स्पेल में, आपकी पूरी बॉडी की लग जाती है, आपकी मैकेनिक्स की लग जाती है। इट रिक्वायर्स lot of skills and patience, temperament, fitness, everything is gets tested. Fast bowler, एथलेटिज्म, बेसिकली फास्ट बॉलिंग इज ऑल अबाउट एथलेटिज्म, और एथलेटिज्म इज नॉट अबाउट कि आपको सिर्फ रन करना है, आपको एक्यूरेसी भी रखनी है, बॉल में रिवर्स जो स्पिन होता है वो भी होना चाहिए, मतलब क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। तो एक सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि आज आपने ईशांत का एग्जांपल दिया, शामी का एग्जांपल दिया। ईशांत और शामी इक्विवेलेंट, मैं थोड़ा सा कोरिलेट कर रहा हूँ। अगर ये बैटर होते तो ईशांत शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ 14-15 हजार रन बना के होते और शामी कुछ 20-25 हजार। अब 20-25 हजार अगर जो बैटर बनाएगा ना वो इंडिया में मेगा स्टार होगा। रोहित शर्मा के 20-25 हजार रन नहीं है ओवरऑल सारे उसके।
बट शामी के शामी मेगास्टार नहीं है इंडिया में, है ना? शामी के फैंस जाके ट्विटर में ट्रोल नहीं करते किसी को, क्योंकि हम बॉलर्स को नहीं इक्वल समझते हैं। बॉलर्स हमेशा वो एक सेकेंडरी स्किल मानी जाती है। हमारे यहाँ तो क्लास ये डिवाइड इम्पोर्टेंट थोड़ा ज्यादा है ना सोसाइटी में भी। है। तो क्लास डिवाइड है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, बॉलर ग्रूमिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और एक भरत अरुण एक ऐसे कोच आए थे, अगेन उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट था शास्त्री और कोहली, तो इन तीनों की वो दाद देनी चाहिए। फिर द्रविड़ ने भी कोशिश की आके, लेकिन द्रविड़ का टेन्योर बहुत छोटा था और मोस्टली वाइड बॉल क्रिकेट को फिक्स करने आए थे, क्योंकि वाइड बॉल क्रिकेट थोड़ी सी हम बड़े टूर्नामेंट हार रहे थे शास्त्री के जमाने में, तो द्रविड़ का फोकस वाइड बॉल पे था। अगर शायद लंबा टेन्योर मिलता तो रेड बॉल पे फोकस करते। फास्ट बॉलर्स हम डेवलप नहीं करना जानते, और डेवलप ना करने की इंटेंट भी है हमारी। अभी हमारे पास इस समय 7-8 ऐसे फास्ट बॉलर जिनमें पोटेंशियल है, मैं नहीं कह रहा हूँ फिनिश प्रोडक्ट है। आप मैकग्राथ का देख लीजिए, पहले 6-7 मैच उठा के देख लीजिए, आपको लगेगा ये तो बड़ा एवरेज बॉलर है, इसको क्यों खिला रहे हैं? 130 फेंकता था, बॉल जितनी बाउंस होती थी पहले नहीं होती थी उतनी, कोई ज्यादा स्किल नहीं थी, ना स्विंग होती थी, ना इतनी सीम होती थी, बट बाउंस था उनके पास। ऑस्ट्रेलिया ने उनको पकड़ा, उनको तराशा, और वो जाके ऑल टाइम ग्रेट बने। जिम्मी एंडरसन 2010 के पहले क्लाउड एंडरसन बोलते थे, हम भी खुद बोलता था उनको, है ना? सिर्फ वो एक स्किल के बॉलर थे। बस वो उन्होंने आते थे, बॉल फेंकते थे, बॉल स्विंग होती थी एंड दैट्स इट। और अब देखिए 2020-21 में उन्होंने एशिया में टेस्ट मैच जिता दिया था इंडिया के अगेंस्ट रिवर्स स्विंग से। बिल्कुल, तो इंग्लैंड ने एक काम सेशन किया में, उनके। मतलब वो, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मतलब एक सेशन में पूरा टेस्ट, पूरा का पूरा मैच पलट दिया है बिल्कुल जिमी एंडरसन ने रिवर्स स्विंग से। बिल्कुल। तो आपको पहले मैच में फिनिश प्रोडक्ट आज तक 2 ही हुए हैं, जसप्रीत बुमराह जो पहले मैच में 5 विकेट लिया था, और मेलकम मार्शल। बाकी सबको 10 मैचेस लगते हैं। तो हमें, और बैटर्स को हम देते हैं, शुभमन गिल का भी 35 का एवरेज था आफ्टर, हमने कप्तान ही बना दिया उनको, राइट? लेकिन बॉलर का 35 का एवरेज होता हम नहीं बनाते कप्तान, हम निकाल देते। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो पहला आइडेंटिफाई, और मुझे लगता है इन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है। और मैं बुमराह सिराज की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये ऑलरेडी अब उस लिस्ट में आ चुके हैं परफॉर्मर्स की। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा है, आकाशदीप है, हर्षित है, कंबोज है, आपका वो लेफ्ट आर्मर अर्शदीप है, तो है ऐसे हमारे पास 7-8 बॉलर्स। अब उनको ग्रूम करने की जरूरत है और खिलाने की जरूरत है। अब हमें ये नहीं करना चाहिए कि इंडिया में टेस्ट मैच हो रहा है तो वहां भी हम बुमराह और सिराज को खिला रहे हैं। हम अगर जिम्बाब्वे जा रहे हैं तो वहां भी ये लोग जा रहे हैं, तो हमें इनको खिलाने की जरूरत है, इनको एक्सपोजर देने की जरूरत है, प्लस जो इनके अरे गैप्स हैं। आप याद करिए, जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया ट्रैवल करती थी तो साइमन कैटेज और ये सब लोग इस तरीके के बॉलर्स लेकर के आते थे, वो जो इंडियन स्पेशलिस्ट होते थे, वो जो आगे बॉल फेंका करते थे, उस तरीके के स्पेशलिस्ट लेकर के आते थे, राइट? करेक्ट वो हर जगह पे नहीं ब्रेटली को लेकर के चले जाते थे। करेक्ट करेक्ट, ब्रैकन, सही बोला आपने, सही बोला, बहुत हाँ, अच्छा दिया ये। ब्रैकन सही। तो हमें ये करना पड़ेगा। तो बॉलर्स की और उनकी जो कमियां हैं, जैसे अर्शदीप का अभी बहुत सिंपल, अर्शदीप बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म स्विंग और सीम कराते हैं वो, लेकिन दूसरे और तीसरे स्पेल में जो उनका पेस 130 से 135 होता है, वो 125 से 130 गिर जाता है। और हमें पता है कि बहुत ही कम बॉलर हिस्ट्री में सक्सेसफुल हुए हैं बिलो 130 टेस्ट क्रिकेट में। तो अब उनको ये कंसिस्टेंट पेस मेंटेन करने की जरूरत है। तो उसके लिए 2 चीजों पे काम करना पड़ेगा, उनकी फिटनेस और जो उनका रिपीटेबल एक्शन है। एक्शन में कुछ चेंज आता है इसीलिए पेस गिरता होगा, या फिटनेस, 2 ही चीजें। अब किसी को काम करना पड़ेगा। अर्शदीप एक सक्सेसफुल T20 और ओडीआई बॉलर है, चांसेस हैं कि वो नहीं करेंगे खुद से काम, तो किसी कोच को लगना पड़ेगा, 6-8 महीने उनके साथ काम करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे आकाशदीप है। आकाशदीप में वो पोटेंशियल है कि वो शामी जितने इफेक्टिव हो सकते हैं, बट उनका पेस थोड़ा कम है, और उनके पास अदर देन सीम उनके पास वो स्किल्स नहीं, कंट्रास्ट सीम नहीं कर पाते, रिवर्स नहीं कर पाते, ही डजंट हैव अ मीन बाउंसर, स्विंग उतनी नहीं होती है, लो बाउंस में अच्छी स्किडी है, वॉबल सीम में कंट्रोल भी नहीं है उतना, बॉबल में कंट्रोल। तो मैं शामी को इसलिए लेके जाता कि ये तुम आकाशदीप शैडो करो शामी को 5 टेस्ट में, और समझो शामी का ब्रेन पिक करो, ताकि तुम उतने बेटर बन सको। तो ये चीजें करनी पड़ेंगी इनको इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि खुद से इम्प्रूवमेंट उतना नहीं होता है। जैसे अभी प्रसिद्ध कृष्णा का एग्जांपल दिया, प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज में डिफरेंस जो आपने 5वें दिन देखा होगा कि प्रसिद्ध कृष्णा बहुत अच्छी बॉलिंग की इस पूरे टेस्ट मैच में, लेकिन उन्होंने आते ही शॉर्ट बॉल से शुरुआत की, ठीक है? अब अगर शॉर्ट बॉल ही करनी थी तो ओल्ड बॉल से वो इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो यहाँ पे किसी को बात करने की जरूरत है, प्रसिद्ध को समझाने की जरूरत है कि प्रसिद्ध ये पहली 3 बॉलें चाहिए मुझे। और अगर आपने शॉर्ट से शुरू की तो आपने फील्डर वहां नहीं रखा, तो फिर आपका टैक्टिकल एरर हो गया। सिराज आप सोचिए, पूरे 4.5 टेस्ट मैच 70% अंदर बॉल लेके आए हैं, सिर्फ 30% या सीधी गई है, बाहर गई है। उन्होंने पहला पूरा ओवर ही बाहर निकाला है।
तो ये कहीं कोच और उन्होंने नहीं दिया आइडिया, ये सिराज ने खुद सोचा। लेकिन सिराज एक्सपीरियंस्ड बॉलर है, आप 4 साल से खेल रहे हैं 30 टेस्ट मैच, तो प्रसिद्धि के साथ आपको बात करनी पड़ेगी, ये कौन कर रहा है? मुझे लगता है अभी नहीं हो रहा है। तो स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकल काम नहीं हो रहा है बॉलर्स के साथ, इसीलिए वो स्टैग्नेंट रहते हैं। मुझे तो अभी कोई सुनने में जो खबर आ रही थी कि शायद रॉयन डेसौते जो फील्डिंग कोच हैं, और इधर आपके ये मॉर्नी मॉर्कल, इनके ऊपर भी तलवार लटक रही है। शायद कुछ तो भी बात चल रही थी। अब शायद अब 2-2 की बराबरी हो गई तो शायद वो बात तो ठंडे डब्बे में चली जाएंगी, लेकिन ये बातें भी चल रही थी। हमारा रहा है, अगर हम जीत जाते हैं, जो जीता वो सिकंदर, उसके बाद फिर कुछ होता नहीं है। तो हाँ। सही कह रहे हैं आप, मुझे भी नहीं लगता ये होने की जरूरत है। लेकिन गंभीर की अगर कोचिंग स्टाइल की बात करें, जो मैं पॉइंट मैंने और आपने 1-to-1 डिस्कस किया है, तो गंभीर की जो स्ट्रेंथ है ना, वो बिट्स एंड प्लेसेस पीसेस प्लेयर आइडेंटिफाई, उनको खिलाने की, उनके कॉम्बिनेशन बनाने की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ, जो T20 और वनडे में बहुत काम आती है। लेकिन वही उनकी वीकनेस है टेस्ट क्रिकेट में, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट में स्पेशलिस्ट चाहिए आपको, ओपनर स्पेशलिस्ट, कीपर स्पेशलिस्ट, बॉलर स्पेशलिस्ट। तो वो उनकी कमी है, और वो उससे बाहर शायद निकलना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको यही डर है कि यार अगर मैं बहुत ज्यादा ऑफेंसिव हुआ, 50 में 36 रन में ऑल आउट हो गई शास्त्री जैसे, तो पूरी जिंदगी सुनाया जाएगा। इससे अच्छा कि 300-350 रन बनाते रहो, भले ही टेस्ट मैच हम हार जाए, कोई बात नहीं 5वें दिन में। 36 जब ऑल आउट की बात मतलब अगर मैं उसी की बात करता, 36 ऑल आउट को जब लोग याद करेंगे तो ये याद करेंगे वो सीरीज हमने जीती थी, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जीती थी। और आप सोचिए उस मैच के अगले मैच में इसको कोहली को रिप्लेस जडेजा ने किया था। हाँ। एक बॉलर ने की, बॉलर मतलब ऑलराउंडर कह लीजिए, बट मतलब प्राइमरी स्किल उसकी बॉलिंग थी उस टाइम पे जडेजा की, अब चेंज हो गई है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अतुल शास्त्री कोच थे और कोहली इंजर्ड हो गए थे जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई थी, 1-1 की बराबरी थी शोल्डर 3 मैच इंजरी। के बाद। हाँ। 5वें मैच में रहाणे कैप्टन बने, कोहली ऑब्वियसली कैप्टन थे, वो रहाणे थे, बट और वो तीनों ने डिसाइड किया कुलदीप यादव खेलेगा कोहली की जगह, और कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिए थे उस मैच में। तो ये थॉट प्रोसेस था उस टाइम पे। बेसिकली देखिए, कोई भी एक वो जो कहते हैं ना, कोई भी एक आप प्लान इस तरीके से नहीं बना सकते कि अपने मन में आपने प्लान बना लिया, कंडीशंस देख करके, सिनेरियोज देख करके। कोच का काम क्या है? नहीं तो हमारे जैसे लोग बैठ करके टीम बना देना, मतलब राइट, मतलब वी नॉट सेइंग कि इंडिया में क्रिकेट की नॉलेज सबके पास है, राइट, लेकिन हम लोग अगर हम लोग भी अगर इस टीम के बारे में सोच रहे हैं तो हम लोग ये एनालिसिस बस करने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट कुड हैव बीन बेटर, और बस कोचिंग स्टाइल जो बेस्ट टाइम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बैटिंग में भी मुझे काफी इंप्रेसिव रही बैटिंग इस बार, मुझे खासतौर से शुभमन गिल, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। शुभमन गिल ने जरूर सबसे ज्यादा रन बनाए, लेकिन अगर कोई भी अनसंग हीरो जिसको मैं कहूंगा बैटिंग का, दैट इज केएल राहुल फॉर मी। केएल राहुल ने जो स्किल्स दिखाई हैं और डिफिकल्ट सिचुएशन में जाकर के जिस तरीके से बैटिंग करके दिखाई है, वो मेरे लिए बहुत ही काबिले तारीफ है। मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में भी रन बनाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड सेम गोज विद यशस्वी एज वेल। नहीं बिल्कुल, राहुल नाम के लोगों से हमारी थोड़ी सहानुभूति भी रहती है अलग अलग स्पेक्ट्रम में। केएल राहुल इंडिया के टेक्निकली बेस्ट बैटर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ये स्पेशली वायरल होने वाला है। स्पेशली ट्रिकी कंडीशंस में। उन्होंने सारी ट्रिकी कंडीशन, स्पेशली सेना की कंडीशन में बहुत अच्छी बैटिंग की है। इसमें जैसे आपने कहा कि बॉल ने जो भी कुछ किया है वो पहले 25-30 ओवर में किया, और ऑलमोस्ट हर मैच में उन्होंने नई बॉल का सामना किया है, और बहुत अनकंफर्टेबल कहीं पे भी नहीं लगे। मैं माइक अथर्टन और नासिर हुसैन की कमेंट्री भी सुनता था, और वो यही बार बार बोलते थे कितने सॉलिड हैं, बहुत कम बीट होते थे, फॉल शॉट परसेंटेज भी उनका बहुत ही कम रहा है। उनसे मेरी एक ही शिकायत है कि जब कंडीशन मतलब वो मेहनत कर लेते हैं सारी, वो दूसरों के लिए प्लेटफॉर्म सेट कर देते हैं, बट जब खुद रन बनाने की बारी आती है लंबा की स्कोर की, मतलब यार 90 में मत आउट हो, 200 बनाओ, हाँ। 130 से मत आउट हो, 250 बनाओ, वो जो गिल ने किया। तो राहुल आराम से 700 रन बना सकते थे इस सीरीज में, बट वो जब हार्ड वर्क करने के बाद टाइम आता है, मुझे ऐसा लगता है कि यार राहुल ऐसे पर्सनैलिटी है, मैं उनको जानता नहीं तो मैं एज्यूम ही कर रहा हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, कि वो अपने मन में एक टारगेट सेट करते हैं कि यार मुझे ना नई बॉल वो करनी है और मुझे इंडिया को यहाँ तक लेके जाना है। और जब वो हो जाता है ना, वो थोड़े क्लूलेस हो जाते हैं, अब मैं क्या करूं, अब मैंने तो काम कर दिया अपना। अब उनके पास इतने शॉट्स हैं, वो कोई भी इधर उधर का शॉट मार के आउट हो जाते हैं। तो मुझे अब लगता है वो देखिए, वो 25-30 ओवर का जब मैं उनका बैटिंग का एनालिसिस करता हूँ, जब वो बॉल पुरा नहीं कर रहे होते हैं, उनका जो बहुत कॉम्पैक्ट रहता है, बेसिकली ऑफ स्टंप के कि चौथे या पांचवें स्टंप से बाहर उनका बैट नहीं जाता है,
ठीक है, मतलब आप इतना कॉम्पैक्ट बैटिंग मैंने बहुत कम लोगों की देखी है। टेक्निकली की बात करो, कोहली की प्रॉब्लम ही यही थी कि वो छठी और सातवीं स्टंप की बॉल पे चेस करते हुए आउट होते थे। चौथी पांचवी में तो सब आउट होते हैं, मतलब सचिन तेंदुलकर से लेकर दुनिया के जितने बड़े बैट्समैन हैं सब आउट होते हैं। लेकिन वो जब आउट हो रहे थे स्लिप में केएल राहुल, वो सारे हार्डवर्क के बाद, तो वह कहाँ आउट हो रहे हैं, छठे सातवें आठवें विकेट में, मतलब एकदम बाहर की बॉल को जाकर के, और वो भी स्विंग हो रही है बॉल, उस पे जाकर के उन्होंने विकेट दे दिया, और नथिंग शॉट्स थे कुछ कुछ तो। सही कह रहे हैं। तो वो ये 25-30 ओवर में वो अगर आउट भी होंगे ना, तो इट वुड बी जाफा, मतलब जिस कोई नहीं खेल सकता उसको, एंड यू रिक्वायर ग्रेट लक टू सर्वाइव। उसके बाद वो किसी बॉल पे आउट हो सकते हैं। वो वही मैं कह रहा हूँ कि जो ग्रेट बैटर्स होते हैं ना, चाहे वो पुराने जमाने के चाहे अभी भी, वो रन्स छोड़ के नहीं आते। जो रूट को देखिए, हार्ड वो एक बार कर लिया, वो 30 को 150 में कन्वर्ट करेंगे। जब उनको आसान रन मिलेंगे ना, वो बहुत रन बनाते हैं, और राहुल आसान रन छोड़ के आ जाते हैं विकेट पे। बिल्कुल सही बात है। तो बेसिकली तो इसी के साथ अपना ये सेशन जो है तो हम वो करते हैं, लेकिन इस पूरे उससे हम कुछ जो हमारे इसके हीरोज रहे उनके बारे में। शुभमन गिल, अमेजिंग बैटिंग, मतलब 750 750 रन बनाना किसी एक टेस्ट सीरीज में बहुत बड़ी बात है। इंडिया में आज तक कभी, शायद अभी तक तो किसी ने भी नहीं किया। कब शायद से वो 774 बनाए थे, मुझे याद नहीं, 6 मैच था, क्या था वो, ऐसा कुछ है 6 एक। टेस्ट मैच थे, शायद 6 हाँ। टेस्ट मैच थी, हाँ शायद। तो बेसिकली नेक्स्ट टू गावस्कर भी अगर मैं बोलता हूं तो नेक्स्ट टू गावस्कर सेकंड नंबर पे रहना 5 टेस्ट मैच की सीरीज में। अमेजिंग एफर्ट। और जिस उसके बाद यशस्वी, केएल राहुल, फिर नए स्टार्स जो आए इसमें, प्रसिद्ध कृष्णा, बुमराह से हम एक्सपेक्ट करते हैं। सिराज हैज बीन द लीडर ऑफ द पेस अटैक जिस तरीके से, और वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा की जो सेंचुरी थी, जिसने बेसिकली आखिरी जो लास्ट टेस्ट मैच था उसे ड्रॉ करने में बहुत बहुत हेल्प करी। तो ये सारे जो चीजें थी बहुत अच्छी रही। बस हम हमेशा, कभी हम ऐसे नहीं है कि जो क्रिकेटर्स के फैन होने की वजह से क्रिकेट देखना छोड़ दें, हम ऐसे नहीं है। हम तो क्रिकेट के फैन है, तो हमारी सिर्फ उम्मीद यही है कि शायद थोड़ा सा रिस्क परसेंटेज लेकर के बॉलिंग लेना चाहिए। अगर आपको टेस्ट मैच जीतना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। हार के डर से आप जीत छोड़ नहीं सकते। आप ड्रॉ के लिए अगर पहले दिन से खेलेंगे तो आपके एक चांस हमेशा कम हो जाएगा, दैट इज विन। तो जरूर आप लोग कमेंट में बताएं कि गौतम गंभीर की कोचिंग स्टाइल के बारे में आप क्या सोचते हैं, और मोहम्मद सिराज का जो वो फॉलोअर ऑफ द अटैक, बेसिकली बुमराह की परछाई में काम कर रहे थे, शैडो में काम कर रहे थे, और अब ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई देंगे अगली जब भी सीरीज होगी भारत की। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। और अमित का उनका समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू अमित, और थैंक यू मिलते असीम। हैं अगले किसी एपिसोड में आप सभी के साथ। धन्यवाद।